जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 7वां वीडियो है और आज का टॉपिक है वैदिक काल भाग 2। यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक पीरियड के पहले भाग का अध्ययन किया था। वैदिक काल के पहले वाले भाग में हम लोगों ने वैदिक काल की चौहद्दी देखी थी कि ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। उसके बाद इसके कार्यकाल को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया था। आज हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे। आगे का अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। और हम लोगों ने अपने इतिहास की शुरुआत मिस्र की सभ्यता से की थी, जिसका समय काल 3500 बीसी रहा है। उसके बाद हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन किया था, जिसका समय काल 3200 से लेकर 3100 बीसी के बीच में रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, जिसका समय काल 2300 से लेकर 1750 बीसी के बीच में रहा है। उसके बाद वैदिक काल का शुरुआत किया था और जिसका समय काल हम लोगों ने 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में देखा था। और इतिहास के कालखंड में ये यहाँ पर 2-250 सालों का गैप रहा है। और 2-250 साल के गैप के इतिहास को खंगाला तो हमने पाया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नगरीय स्वरूप से ग्रामीण स्वरूप में विभाजन हो गया था, परिवर्तित हो गया था। तो ये जो नगरीय स्वरूप था वो ग्रामीण स्वरूप में किस रूप में परिवर्तित हुआ था, तो लोथल की प्रांतीय संस्कृति और झुकर संस्कृति के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये 2-250 सालों का यहाँ पर इतिहास छुपा हुआ था। और अपने हम लोगों ने वैदिक युग की शुरुआत की थी, जिसका समय काल 1500 बीसी रहा, जिसके निर्माता के रूप में हम लोग आर्यों को जानते हैं। और आर्यों के संबंध में हमने देखा था कि मैक्स मुलर का सिद्धांत सबसे प्रमुख है, ठीक है ना। जिन्होंने बताया कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज इसके बाद के लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धारणा बनाएंगे वैदिक युग का और उत्तर वैदिक युग का, ठीक है। तो दोनों युगों को एक साथ रखेंगे, दोनों कालों को एक साथ रखेंगे और साथ में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि अपने वैदिक युग की 1500 शुरुआत होती है और 600 बीसी में अंत हो जाती है। इन दोनों को बीच में ये जो समय काल रहा है इसको दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। समय काल आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। और इन दोनों युगों को एक साथ रख कर हम लोग समझेंगे तो चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की धारणाओं को। तो पहले हम लोग धारणा बनाएंगे, मन में एक कल्पना करेंगे कि कैसा कैसा स्थिति था। उसके बाद जो चीजें आगे होगी वो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और चीजें बैठती हुई चली जाएगी दिमाग में। तो ये जो पूर्व वैदिक काल के लोग हैं वो जनजातीय संस्कृति थी। आज हम लोग जनजातीय संस्कृति यानी कि ट्राइबल लोगों के संबंध में कल्पना कीजिए। जो ट्राइबल लोग होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, प्रकृति के नजदीक रहते हैं, ठीक है ना। जो प्रकृति के नजदीक होंगे उनका जीवन कैसा होगा, सरल होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के जो कबीलाई समाज है, आज के जो जनजातीय लोग हैं उसके संबंध में इमेजिन करके इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि पूर्व वैदिक काल की जो भी संस्कृति रही है जनजातीय संस्कृति रही है और यहाँ के लोग सरल लोग थे। उसके बाद हम देखेंगे कि कबीला प्रणाली जो यहाँ पर होती थी वो वंशानुगत होती थी। तो अब समझेंगे कि ये जो जनजातीय संस्कृति थी इसके हेड कौन थे, इसके सरदार कौन होते थे। तो इनके जो हेड थे, इनके जो सरदार थे वो राजन कहलाते थे। आगे चल के हम इस संबंध में अध्ययन करेंगे। तो कबीला प्रणाली कैसी होती थी, वंशानुगत होती थी ये। और इसे जो इसके जो हेड होते थे उन्हें सरदार या राजा कहा जाता था। इसमें जो राजा थे इनके ऊपर सभा समिति और विदत और गण का नियंत्रण होता था। ये जो राजा का पद वंशानुगत था, ये तो वंशानुगत तो जरूर था, लेकिन इन पर नियंत्रण होता था कौन कौन सी समितियों का, सभा समिति विदत और गण। इस चीज को हम लोग आज के संबंध में देखें तो काउंसिल यानी कि परिषद को ध्यान में रखेंगे, लोकसभा राज्यसभा जैसी चीजें, ठीक है ना। तो राजा के ऊपर ये सारी समितियां जो थी ये नियंत्रण रखती थी, ठीक है ना। तो नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल में देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी और स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार थे। और यहाँ के और भी बात करें तो ये जो जो भी थे जिनकी इनकी आजीविका का साधन था वो कृषि था। जनजातीय प्रणाली ये जो थी वो कृषि पर आधारित थी। और दस्तकारी व्यवस्था की थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई थी, सुगबुगाहट हो गई थी, यानी कि पूरी तरह से व्यापार शुरू नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये अभी व्यापार शुरू नहीं हुआ था। और ये जो जहाँ रहते थे ये गाँव में रहा करते थे। कहाँ रहते थे, इस गाँव में। इस तरह से ये लोग रहा करते थे, ठीक है। मूलतः पशुपालक लोग थे, ठीक है। कृषि पर इनकी व्यवस्थाएं रहती थी। उसके बाद हम लोग बात करें तो पूर्व वैदिक काल में ही
पूर्व वैदिक काल जो था, ये यहाँ के लोग पशुपालक लोग थे और कृषक लोग थे। और एक आर्यों की जाति होती है इंडो आर्यन। क्या होती है? इंडो आर्यन शब्द आर्यों के लिए प्रयुक्त होता है। तो वे आर्य जो ईरान से आए हुए हैं, इस एरिया से आए हुए थे, ऐसे तो कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए हैं, लेकिन जो आर्य ईरान से आए हुए हैं भारत में, उनको इंडो आर्यन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडो आर्यन। इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। इंडो आर्यन ये आर्यों की एक शाखा होती थी। ये क्या होते थे? अर्ध यायावर प्रवृत्ति के होते थे। यायावर मतलब पूरी तरह से नहीं, अर्ध यायावर, यानी कि ये लोग पशुपालक लोग थे, कृषक लोग थे। जहाँ पशुपालन और कृषि की अनुकूल स्थिति रहती थी वहाँ रुकते थे और कुछ दिन वहाँ रुक कर खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और चीजें अगर खत्म हो जाती थी तो वहां से फिर पलायन कर जाते थे। तो इनका जीवन कैसा था? अस्थायी था, ठीक है ना। ये घूमने वाले लोग थे, ठीक है ना। तो घूमने वाले लोग थे, तो इस चीज को हम लोग और इधर से तुलना करके पढ़ते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल से और जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था इससे तुलना करके पढ़ते हैं। तो ये जो पूर्व वैदिक काल के जो मूल्य हैं, ये सारे मूल्य, ठीक है, स्त्रियों की, राजा की स्थिति, कृषि, व्यापार, पूर्व वैदिक काल के मूल्य उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हुए हमें नजर आएंगे। जो भी पूर्व वैदिक काल में जो भी मूल्य रहे उत्तर वैदिक काल में, उसको हम लोग परिवर्तन के रूप में देखेंगे। तो यहाँ चीजों को परिवर्तन को दो स्तरों पर समझेंगे, विकास के स्तर पर और पतन के स्तर पर। तो देखेंगे कि कौन कौन सी संरचनाओं में विकास होता है, कौन कौन सी संरचनाओं में पतन होता है। तो अब देखेंगे कि जो राजा था इस काल में आते आते मनमानी करने लगता है। यहाँ पर तो राजा के ऊपर कैसा नियंत्रण था? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था? राजा पर नियंत्रणकारी था। राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। राजा के ऊपर सभा, समिति, विदत और गण का नियंत्रण होता था। लेकिन यहाँ पर राजा आकर मनमानी करने लगा। राजा स्वेच्छाचारी हो गया क्योंकि राजा शक्तिशाली हो चुका था। आगे चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, लेकिन यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं थी। जो सभा और समिति होती थी इनमें स्त्रियां भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो स्त्रियां थी सभा और समिति में भाग नहीं ले सकती थी। यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर और जो सोशल स्ट्रक्चर था स्त्रियों की स्थिति को लेकर उत्तर वैदिक काल में ह्रास हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल था ये वाद था। क्या था? वाद। क्या था? वाद। और जबकि ये जो पूर्व वैदिक काल है, सॉरी उत्तर वैदिक काल है, ये क्या था? प्रतिवाद। क्योंकि उत्तर वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता में विकसित हुई थी। ये हमने बताया ना कि ये थोड़ी बहुत ग्रामीण सभ्यता का स्वरूप लिए हुए थे। जबकि जो उत्तर वैदिक काल थे, उत्तर वैदिक काल था, वो नगरीय संस्कृति लिए हुई थी, यानी कि नगरों का शुरुआत हो चुका था। और जो भी नगरीय जीवन होता है प्रकृति से दूर होता है। जो जितना प्रकृति से दूर होगा उसका जीवन उतना ही जटिल होगा, ठीक है। तो जबकि हम बात कर रहे थे कि ये लोग पशुपालक थे, कृषक थे। ये लोग भी उत्तर वैदिक काल में भी पशुपालन हुआ करता था, कृषि हुआ था, कृषि का विस्तार होने लगा। क्योंकि 1000 की ईस्वी आते आते क्या हुआ था कि लोहे की खोज हो गई थी। 1000 बीसी तक आते आते लोहे की खोज हो गई थी और इसने पूरी की पूरी संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर दिया था। अब कृषि जो होती थी औजारों के माध्यम से होती थी। अब ये लोहे का यूज किस में किया जाता था? औजार बनाने के लिए, कृषि कार्यों के लिए किया जाता था। पहले जो कृषि पूर्व वैदिक काल में की जाती थी किसके लिए की जाती थी? जीवन निर्वाह के लिए होती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि जो होती थी जीवन निर्वाह के बाद जो चीजें बच जाती थी उसे हम लोग अधिशेष कहते हैं। यानी कि अधिशेष उत्पादन होने लगा लोहे की खेती होने से, लोहे से यानी कि हलों से खेती होने से अधिशेष उत्पादन होने लगा था। और अधिशेष उत्पादन होगा तो व्यापार की शुरुआत हो जाएगी, और व्यापार की शुरुआत होगी तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और आर्थिक प्रगति होगी, ठीक है ना। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि ये प्रतिवाद साबित होता है उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल की तुलना में। तो यानी कि पूर्व वैदिक काल के मूल्य कुछ जो कि पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के थे ये ज्यादा प्रगतिशील थे कंपेयर टू उत्तर वैदिक काल में। जबकि पूर्व वैदिक काल की स्थिति यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल थी उत्तर वैदिक की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक अर्थव्यवस्था बसने लगी थी। आधुनिक अर्थव्यवस्था बढ़ने से क्या हो गया कि ये यहाँ पर दस्तकारी व्यवस्था भी शुरुआत हो चुकी थी। और उसके अलावा हमने देखा कि ये नगरीय संस्कृति थी। नगरीय संस्कृति होने से क्या हुआ कि आरंभिक जो उत्तर वैदिक काल के जो आरंभिक अवस्था वहां से धीरे धीरे नगरों का स्वरूप हमारे सामने नजर आने लगता है। अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रतिवाद है जबकि ये वाद है। अब एक चीज और है कि जैसी 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 और ये
अपने कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसी अर्थव्यवस्था होगी उस तरह के संस्थाओं का विकास होगा, यानी कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था होगी उस तरह का संस्थाओं का विकास होने लगेगा। तो हम देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते-आते मजबूत होने लगी थी। इसलिए हम लोग देखेंगे कि व्यापार में उन्नति होने लगा था। जो व्यापार था आंतरिक व्यापार हुआ करता था। तो इस क्रम में देखेंगे कि यहाँ पे दस्तकारी व्यवस्था के आरंभिक स्वरूप थोड़े बहुत विकसित थे, जबकि यहाँ आते-आते लोहार और उसके बाद हम देखेंगे जुलाहे, ये सारी की सारी व्यवस्थाएँ, ये जो सारी ये जो व्यवस्था है, ये लोहारों की और वो अपने जुलाहों की व्यवस्थाएँ यहाँ पर उभर कर हमारे सामने आती है, यानी कि दस्तकारी व्यवस्था मजबूत होते हुए हमें नज़र आएगी। हमने बताया था कि ये लोग यायावर प्रकृति के लोग थे, अस्थायी थे। क्या थे? अस्थायी। जबकि यहाँ आते-आते जीवन अस्थायी होने लगा था, क्योंकि अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी थी। अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी तो चीज़ों से लगाव होने लगेगा। तो ये कहाँ विकसित हुई? ये जो उत्तर वैदिक काल है, कहाँ विकसित हुई? इस चीज़ को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल हमने पिछले वाले हैं इस मतलब पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ये गंगा के उत्तरी, गंगा का ये जो पार्ट है इसमें गंगा के बेसिन में विकसित होने लगता है और धीरे-धीरे पूरे उत्तर भारत में फैलने लगता है। तो इसका जो जो भी विकास हुआ है उत्तर वैदिक काल, पूरे के पूरे गंगा के बेसिन में हुआ था, ठीक है? उसके बाद गंगा के बेसिन में देखेंगे उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण की रचना की गई थी। जब जीवन अस्थायी होगा तो उस अस्थायित्वपन का प्रभाव हमारे दर्शन पर भी पड़ेगा। अस्थायी होने का जबरदस्त प्रभाव किस पर पड़ेगा? दर्शन पे भी पड़ेगा। यानी कि हम लोग अपने जीवन को लेकर भी चिंतित होने लगेंगे, यानी कि हमारी प्रकृति अस्थायी होने लगेगी। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि पुनर्जन्म आ जाएगा, यानी कि हम लोग, हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, ठीक है ना? आत्मा का अमरत्व सिद्धांत आएगा। फिर उसके बाद पितृ पूजा को देखेंगे, यानी कि हम लोग, हमारे जो पिता हैं या हमारे पूर्वज हैं, वो अभी भी जीवित हैं, ठीक है ना? तो अभी भी जीवित है, वो हमें देख रहे हैं। तो इसके केंद्र में क्या है? अस्थायित्व का भाव है, अस्थायित्व की भावना है, यानी कि जो अस्थायित्व हमारे जीवन में आया उसका प्रभाव दर्शन पर भी पड़ेगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि अस्थायित्व प्रवृत्ति से भौतिक के साथ साथ दार्शनिक भी विकास होता है। तो ये हमारी अजम्पशन रहे, ये धारणाएं हुई पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। अब हम लोग बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसकी राजनीतिक संगठन कैसे थी, इसकी सामाजिक संगठन कैसी थी, इसको हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से मैं एक तरह से आपको एक खाका दे दिया हूँ, कैनवास दे दिया हूँ इसको समझने के लिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं कि ये इसकी राजनीतिक संगठन कैसी थी। तो ये थोड़ा सा पूर्व वैदिक काल की स्थिति, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति, इसमें देखिए थोड़ा सा नगर विकसित होने लगे थे, जबकि ये गांव में ही रहा करते थे। थोड़ी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने लगी थी, ठीक है ना? अभी भी स्टिल यहाँ पशुपालन हुआ करता था, थोड़ी बहुत पीछे देखेंगे खेती होती है। तो ये पूर्व वैदिक काल की स्थिति, ये अपनी उत्तर वैदिक काल की स्थिति पूरी आपको नजर आएगी, ठीक है? अब बारी-बारी से देखते हैं इसकी राजनीतिक संगठन कैसी थी। तो दोनों की राजनीतिक संगठन को हम लोग आमने-सामने रखकर समझेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। हमने देखा था कि ये जनजातीय प्रणाली थी। जनजातीय प्रणाली होने से क्या होगा? तो कबीलाई समाज हो जाएगा। कबीलाई समाज हो जाएगा, इसमें एक कबीला आएगा। कबीला उसको बोलते हैं, एक क्षेत्र होगा जो अपना एक नेता चुनेगा, जो सबसे शक्तिशाली होगा, यानी कि शक्तिशाली का जो प्रभाव है वो पूर्व वैदिक काल से चले आ रहा है। आज भी हमारे यहाँ बाहुबली लोग ही नेता बनते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जनजातीय प्रणाली में कबीला होता था और कबीला अपना एक नेता चुनता था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती थी। अब बताएं, अब पता करेंगे कि ये कबीला ये अपना नेता क्यों चुनता था? क्योंकि इस समय तक आते-आते पशुपालन, हम तो जानते हैं कि पशुपालन हो रहा था। तो पशुपालन होने से ढेर सारा पशु हो जाएँगे। इस क्रम में क्या हुआ कि पशुओं की चोरी होने लगी। देखिए चोरी उस समय भी पूर्व वैदिक काल में होती थी, इस समय भी होती थी। तो चोरों का हिसाब किताब पूर्व वैदिक काल से ही आ रहा है। उसके अलावा हमने देखा कि खेती होती थी, कृषि होती थी। तो इसके बाद धन अस्तित्व में आ गए। अनाज, पशु, जमीन, ये सारी चीज़ें जो भी थी, इनको गवर्न करने के लिए, इन पर प्रशासनिक नज़रिया रखने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए, इसके लिए असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए कबीला अस्तित्व में आया और कबीला के हेड जो होते थे वो राजा कहलाए, ठीक है ना? अभी हम लोग आगे चलकर और भी देखेंगे। तो जो कबीला का सरदार था, उस जो राजा के रूप में था, कबीला का जो सरदार था किसके रूप में था? राजा के रूप में था। और पूर्व वैदिक काल की एक चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में 4 संस्थाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है ना? सभा, समिति, विदत और गण। ये सभा, समिति और विदत, गण, यही राजा पर
अंकुश लगाए रहते थे, ठीक है ना। अंकुश मतलब नियंत्रण किया करते थे। तो कबीलाई जो समाज था, कबीलाई समाज का जो हेड रहता था वो क्या कहलाता था, सरदार या राजन, ठीक है ना। और एक शब्द होता है जन, इसको ध्यान रखिए, जन का मतलब होता है कबीला, और यही जन आगे चल के क्या हो जाता है, जनपद। इसको माइंड में रखिएगा, बहुत ही शानदार है। इस समय आते तक पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ कि जो भी युद्ध होता था वो लूटपाट के लिए किया जाता था, अधिकारों के लिए, कि पशुओं को लूट लिया, किसी चीज को, अनाज को लूट लिया, तो इस तरह से लूटपाट हुआ करता था। तो यहाँ जो युद्ध होता था किसके लिए होता था, अधिकारों के लिए होता था। और उसके बाद हम देखेंगे कि सरदार जो यहाँ होते थे, ये जो पद होता था सरदारों का, ये वंशानुगत होता था। क्या होता था, वंशानुगत। अभी हमने बताया ही था कि पद वंशानुगत, लेकिन इस पद पर एक चीज और होता था कि ये सभा समिति और विदत और गण इनका नियंत्रण हुआ करता था। इस वजह से क्या हुआ कि राजा जो होता था स्वेच्छाचारी नहीं होता था। पूर्व वैदिक काल में क्या नहीं होता था, राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। और सभा और समिति, दो ये समितियां थी, सभा और समिति में कबीले में वृद्ध या वरिष्ठ लोग शामिल हुआ करते थे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये विचार करते थे, एवं राजा इनके निर्णयों से अलग होकर कोई काम नहीं कर सकता था, ठीक है ना। और स्वैच्छिकचारिता पर यहाँ पर नियंत्रण था। और सभा और समिति में महिलाएं भाग लेते थे, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी। अब थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल की स्थिति को हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं। हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हो गया था, तो अस्थायी हो गया था तो चीजों की रचनाएं की जाने लगी, दर्शन की रचनाएं की जाने लगी। जहां पर पूर्व वैदिक काल था वहां पर ऋग्वेद की रचना की गई, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना की गई। इसके अलावा उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक की रचना की गई। ये सारे के सारे वैदिक साहित्य वाले लेक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इनके संबंध में, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पूर्व वैदिक काल में राजा को मदद के लिए पुरोहित वर्ग था, राजा की मदद के लिए पुरोहित वर्ग था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ग था। ये जो पुरोहित वर्ग था नेक्स्ट टू किंग था, यानी कि किंग से अगला था, यानी कि किंग के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था पुरोहित वर्ग। और यहाँ आते आते क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि पुरोहित राजा के करीब रहने लगा। ये जो पुरोहित था उत्तर वैदिक काल में आके कहाँ रहने लगा, राजा के नजदीक आ गया। राजा के नजदीक आने के पीछे दो कारण थे, दोनों का हित सदता था, इन दोनों के हित एक दूसरे से जुड़ गए थे। पुरोहित प्रशासन में अपना पद बनाए रखना चाहता था और धीरे धीरे पुरोहित राजा को देवता का अंश या प्रतिनिधि मानने लगा। यानी कि पुरोहित अपना पद बनाए रहना चाहता था और राजा को देवता का अंश मानने लगा। अब ब्राह्मण खुद को पृथ्वी पर देवता मान लिया, जो ब्राह्मण थे या पुरोहित थे अपने आप को पृथ्वी पर खुद को देवता मान लिया और राजा को देवता का प्रतिनिधि मान लिया। देख रहे हैं आज भी वही स्थिति है कुछ जगहों पर कि ब्राह्मण लोग अपने आप को ब्राह्मण देवता बोलते हैं, ब्राह्मण अपने आप को देवता मान लिए, और जो राजा हुआ करता था वो राजा हुआ करता था, वो राजा देवताओं का प्रतिनिधि होता था। और यही से राजनीति में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आ जाता है, यानी कि राजा की जो उत्पत्ति थी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यहीं से विकसित हो जाता है। तो यानी कि राजा और पुरोहित की साठगांठ से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे सामने आता है। इसलिए हम देखते हैं कि चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, तो यहाँ से उत्पन्न होने लगता है, हम चंद्रमा के अंश हैं, चंद्रमा के वंश हैं, सूर्य के वंश हैं। इस तरह से चीजें हमारे सामने आती है और राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे सामने आ जाता है। इस क्रम में हम देखेंगे इससे जनता के मन में राजा के प्रति अतिरिक्त श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे राजा लगातार शक्तिशाली होता चला गया एवं तानाशाह होने लगा और पुरोहित वर्ग की भी शक्ति बढ़ने लगी। तो ये रहा अपना राजा का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत स्थापित हुआ, राज्य शक्तिशाली हो गए एवं राजा जो था स्वेच्छाचारी होने लगा। इसलिए राजा क्या हो गया, स्वेच्छाचारी होने लगा और पुरोहितों को देवता माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली का पतन हुआ, ठीक है। तो हम इस तरह से देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली का पतन हुआ, क्योंकि यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा, समिति, विद्वत और गण हुआ करता था और ये स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था, एटोक्रेट नहीं हो सकता था, उसके अलावा ये कह सकेंगे डिक्टेटर, तानाशाह नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर राजा धीरे धीरे स्वेच्छाचारी डिक्टेटर होने लगा था, ठीक है ना। क्यों हुआ था, अभी हमने बताया देवी उत्पत्ति का सिद्धांत इसके पीछे मुख्य कारण रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जो भी प्रणाली थी, राजनीतिक संगठन था, उसका पतन होने लगा था पूर्व वैदिक काल के तुलना में। अब धीरे धीरे देखेंगे कि राज बनेंगे, अब धीरे धीरे राजा मजबूत होगा तो राज बनेंगे, संगठन बनेंगे
अब यहाँ पर जो युद्ध होता था गाय के लिए और क्षेत्रों के लिए युद्ध होता था, यहाँ पर अधिकार के लिए युद्ध किया जाता था। जो भी यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में युद्ध होता था, अधिकार के लिए युद्ध किया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में गाय और क्षेत्र के लिए युद्ध किया जाता था। क्षेत्र की इसलिए क्योंकि क्षेत्र जीतेंगे तो कृषि की जमीन मिल जाएगी, कृषि की जमीन मिलेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ठीक है ना। तो यहीं से देखेंगे कि जमीन जीतना यानी कि दूसरे राज्य पे हमला करने की शुरुआत हो जाती है, तो यहीं से साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म की शुरुआत हो जाती है। जैसे यहाँ पर सभा और समिति, जो लोकसभा और राज्यसभा आज वर्तमान में, उससे आप तुलना कर सकते हैं सभा और समिति की। सभा और समिति जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हुआ करती थी, जो कि राजा पर नियंत्रण रखा करते थे। यहाँ पर आते आते सभा और समिति की महत्व कम होने लगा था, ठीक है ना। अब सब यहाँ पर जो पूर्व वैदिक काल था, यहाँ पर सभा और समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन यहाँ तक आते थे सभा और समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, उनका अधिकार खत्म कर दिया गया। इस तरह से हम देखेंगे कि महिलाओं की भी स्थिति डाउन होने लगी, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर भी डाउन होने लगा था उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि महिलाओं की स्थिति डाउन होने लगी थी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखेंगे कि हस्तिनापुर, अभी थोड़ा सा फोटो में देख लीजिए, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये इस पार्ट में दिल्ली मेरठ वाला पार्ट हस्तिनापुर, उसके बाद कौशल, आज का अयोध्या साइड में विदेह, ठीक है ना। इन सब जगहों पर अब मगध, ये सबसे बड़ा, ये मगध इसी काल के थे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसी काल के थे। और यहाँ के कबीला का विकास राज्य के रूप में हो गया। धीरे धीरे ये जो कबीले थे, मगध, हस्तिनापुर, कौशल, विदेह, ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगे, राज्य के रूप में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि ये उत्तर पूर्व वैदिक काल की स्थिति है। यहाँ पर महिलाएं और जो पुरुष थे दोनों सभा और समिति में भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था सभा और समिति में भाग लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक संगठनों की बात करें तो राजा का सहायता के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। उन अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नीन, जिसमें पुरोहित वर्ग, सेनानी वर्ग, पुरुष वर्ग और स्पर्श वर्ग आते थे। और ये जो सहयोग, ये एक तरह से राजा के सहयोगी होते थे। जो पुरोहित वर्ग हुआ करता था धार्मिक सलाह देता था राजा को, सेनानी जो था सेनापति होता था, जो पूर्व होता था दुर्ग या किला का सुरक्षा करता था, और जो स्पर्श था गुप्तचर संस्थाओं का हेड हुआ करता था। अब देखेंगे कि यहाँ पर इस पूर्व वैदिक काल में एक कर दिया जाता था, और वो स्वेच्छा से दिया जाता था। उस कर को हम लोग क्या बोलते हैं? बलि। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बलि दिया जाता था, बलि, स्वेच्छा से दिया गया कर को क्या कहा जाता था? बलि। तो ये क्या हो गया कि अगर बलि देंगे तो बलि स्वेच्छा से दिया जाएगा, बलि स्वेच्छा से दिया जाएगा, यानी जिसको मन है वो टैक्स दे, टैक्स मन नहीं है तो नहीं दे। तो इस कारण राजा के पास बहुत सारा धन एकत्रित नहीं हुआ। अगर धन इकट्ठा नहीं हुआ तो वो सेना नियमित नहीं रख सकता था, ठीक है ना। सेना नियमित नहीं, और न्याय का भी उल्लेख नहीं। यहाँ पर हमने बताया कि पुरोहित की उपस्थिति थी, जो कि नेक्स्ट टू किंग हुआ करता था, और पुरोहित महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। और इस काल में हमने बताया कि धर्म जो था प्रकृति के आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे राजा का स्वरूप आने से राज्य के खर्चे बढ़ गए थे, क्योंकि राजा स्वेच्छाचारी हो गया था। और राज्य के स्वरूप आने से राज्य के खर्चे भी बढ़ गए, क्योंकि राजा बहुत सारा सेना रखना रहता था, बहुत सारे अधिकारी रखना पड़ता था राजा को। इस वजह से देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग पोस्ट की रचना की गई थी। तो आईआरएस टाइप का लोग हुआ करते थे, आज की अगर तुलना करें तो। उसमें एक आता था भागदूत, जो टैक्स वसूलने वाला था उसको क्या बोलते थे? भागदूत। और उसके बाद यहाँ देखेंगे अनाज के रूप में यहाँ पर टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, अनाज के रूप में क्या लिया जाता था? टैक्स। और यहाँ के वित्त मंत्री को संग्रहित्री कहते थे। जो वित्त मंत्री होते थे उन्हें कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष को क्या बोलते थे? संग्रहित्री। उसके बाद देखेंगे कि पुरोहित होता था, पुरोहित जो धर्म को अनुष्ठान के रूप में बदल दिया। यहाँ तक आते आते क्या होगा, जो धर्म था अनुष्ठान के रूप में बदल गया। ये जो पूर्व वैदिक काल था, यहाँ पर जो धर्म था प्रकृति के आधार पर था, जबकि जो उत्तर वैदिक काल था यहाँ पर जो धर्म था अनुष्ठान के रूप में बदल दिया। इसलिए यहाँ पर यज्ञ, बलि, पूजा पाठ, ये सारी चीजें होने लगी थी। उसके बाद एक चीज और शानदार चीज देखेंगे, यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होने लगी। यानी कि ग्रामीण स्तर पर किस चीज की व्यवस्था होने लगी? पंचायत की व्यवस्था होने लगी थी। और हम देखेंगे कि यहाँ प्रादेशिक चरित्र हमारे सामने विकसित होता है, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा ये राजनीतिक संगठन। अब इस राजनीतिक संगठन को एक बार थोड़ा सा और भी देखें। ये पुरोहित वर्ग है, ये राजन वर्ग है, ठीक है।
एक बार थोड़ा सा और भी बारी बारी से थोड़ा थोड़ा एक बार रिवीजन कर ले तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमने देखा था कि राजनीतिक जीवन ये पूर्व वैदिक काल का कबीलाई प्रणाली पर आधारित था, यानी कि कबीलों के समूह को हम लोग जन कहा करते थे। आगे चल के देखेंगे कबीलाई प्रणाली पे होता था और कई कबीले मिलकर क्या बनाते थे, जन बनाते थे। और यहाँ पर हमने देखा था कि राजा के पास एक सीमित अधिकार हुआ करता था, नियमित सेना नहीं थी, टैक्स की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। ठीक है, राजा की सहायता के लिए सभा समिति और विदत गण होते थे, सभा समिति और विदत गण। और इसी सभा और समिति को एक अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियों से संबोधन किया गया। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियों से संबोधन किया गया। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पूर्व वैदिक काल की स्थिति हुई राजनीतिक संगठन के रूप में। तो वहीं पर राजनीतिक जीवन में एक चीज और देखेंगे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, कि यहाँ पर जो जन था यानी कबीला था उसके आकार में वृद्धि होने लगा था। जन का आकार में बड़ा होकर एक बड़ा कबीला का रूप में वृद्धि होते चला गया और जनपद की व्यवस्था हो गई। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में आते आते एक चीज और देखते हैं कि 1000 की ईस्वी के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। इस लोहे की खोज ने क्या किया कि पूरी की पूरी संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। लोहे का उपयोग कृषि में किया जाने लगा, औजार बनाया जाने लगा, यानी कि हल से खेती की जाने लगी। इस वजह से क्या होता था कि पहले जो खेती होती थी जीवन निर्वाह की होती थी, यानी पूर्व वैदिक काल में जो खेती होती थी जीवन निर्वाह के लिए होती थी, और उत्तर वैदिक काल में हल से खेती होने से क्या हुआ कि अधिशेष उत्पादन होने लगा। अगर कोई चीज अधिशेष होगा यानी सरप्लस उत्पादन होगा तो उसका क्या होगा, व्यापार होगा। ठीक है ना, व्यापार होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ने से क्या होगा, आर्थिक प्रगति होगी, और आर्थिक प्रगति होगी तो राजा, अब हमने बताया कि राज्य बड़े होने लगे थे, हमने बताया ना कि राज्य बड़े होने लगे थे। देख लीजिए राज्य का स्वरूप बड़ा होने लगा था, तो राज्य के खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सेना और अधिकारी रखेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि एक नियमित व्यवस्था हमारे सामने नजर आएगी। तो टैक्स राजा वसूल करेगा, ठीक है ना, प्रशासन को व्यवस्थित बनाए रखेगा। ठीक है, तो इसमें इस कारण से क्या हुआ कि इस उत्तर वैदिक काल में आते थे राजा का जो पावर था वो बढ़ने लगा, शक्ति बढ़ने लगा था, क्योंकि राजा स्वच्छाचारी भी हो चुका था। पद भले ही वंशानुगत था, पिछला भी पूर्व वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत था, यहाँ भी वंशानुगत था, लेकिन राजा पर नियंत्रण करने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो ये देखेंगे कि राजा का शक्ति और महत्व में वृद्धि हुआ था, राजा के अधिकार भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। और यहाँ तक आते आते सेना एवं न्याय अब पूर्णतः अस्थायी तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि अस्थायी होने लगी थी। तो ये रही अपनी राजनीतिक व्यवस्था। एक चीज और देखेंगे आगे चल के, हम लोग थोड़ा सा एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखते हैं कि भरत और पुरु, कौन, भरत और पुरु, दो जनपद मिलकर, यानी कि दो जन मिलकर, भरत जन और कुरुजन, भरत जन और पुरुजन मिलकर किस चीज का निर्माण किए थे, कुरुजन का। ठीक है ना, कुरु जनपद का निर्माण किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये रही अपनी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना। अब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लेक्चर की साइज बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत थोड़ा सा पीछे से जाकर रिवीजन किया था, उसके बाद हम लोग एक धारणा बनाए थे चीजों को समझने के लिए, यानी कि कैनवास बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन का विशेष चर्चा किया था। अब आगे हम लोग कल हम लोग देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल की सामाजिक संरचना कैसी है और इसके आर्थिक पक्ष कैसे हैं। ठीक है ना, और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, धार्मिक मान्यता के रूप में। ठीक है, तो ये हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज भर यहीं रखते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।